Welcome to the Pursuit of Excellence, your go-to channel for wellness, happiness and success. I am Arun Singh Rathore, a corporate leadership facilitator with nearly 2 decades of experience. Having trained and coached thousands of professionals achieve peak performance without compromising their physical and mental vitality. On this channel, we focus on science-based protocols to elevate your efficiency, embrace excellence over perfection, and grow professionally while staying grounded in well-being. Because striving for excellence isn't just empowering, it's deeply human. If you are ready to thrive in your life, you have come to the right place. Hi, my name is Arun Singh Rathore and I welcome you to the next episode of this series on emotions. इस एपिसोड से हम इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे. एज ऑफ नाउ हमने समझा है कि इमोशंस का न्यूरोसाइंस क्या है, इमोशन से रिलेटेड अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स कौन से हैं, ये सब आपस में किस तरीके से कोलैबोरेट करते हैं. हमने ये भी समझा कि इमोशंस का हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ में क्या रिलेशनशिप है. अब यहां से हम इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक पर आ जाएंगे और यहां से बेसिकली हम सॉल्यूशन बेस्ड डिस्कशंस पे आएंगे. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इट विल टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स रोल इन आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो इट्स रोल इन आवर प्रोफेशनल सक्सेस एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि लीडर्स में इमोशनल इंटेलिजेंस हो. राइट. सो एट सम पॉइंट इन दिस सीरीज हम लोग लास्ट में प्रोटोकॉल्स पर आएंगे, जहाँ पे आई विल गिव यू वेरी क्लियर प्रोटोकॉल्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस. नाउ टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, ये जो टर्म है इस पे आई थिंक जिसने सबसे अच्छे से काम किया है दैट इज मिस्टर डैनियल गोलमैन. एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जो मेजॉरिटी कंसेप्ट है वो भी इनके थ्रू ही आए हैं. इनफैक्ट हम उस पे ही आज डिस्कशन करने वाले हैं. सो इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. सबसे पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद में आता है सेल्फ रेगुलेशन, फिर आता है सोशल अवेयरनेस और फिर लास्ट में आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट. जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि इस मोमेंट पे मैं कौन सा इमोशन फील कर रहा हूं, उस इमोशन की तीव्रता क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है. राइट. सेकेंड, मुझे ये भी समझना है कि क्या इस इमोशन को मुझे एक्सप्रेस करना है कि नहीं करना है, और अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है तो किस तरीके से एक्सप्रेस करना है. सो सेल्फ अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो सबसे डिफिकल्ट है. एंड इवन दो हम लोग बार बार बात करते हैं, यू नो, व्हेन आई टॉक टू सो मेनी प्रोफेशनल्स एंड वी ऑल टॉक अबाउट द नीड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, बट उसके बावजूद इसको अचीव करना इतना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस सबसे डिफिकल्ट चीज है. एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये अपने आप को समझना बहुत मुश्किल है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस क्षण में मैं क्या फील कर रहा हूं. और इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो पाते. सो आई थिंक दैट फर्स्ट स्टेप सबसे डिफिकल्ट है टू गेन दैट सेल्फ अवेयरनेस. एंड ये डिफिकल्ट इसलिए भी है बिकॉज इट्स नॉट वन टाइम. ऐसा नहीं है कि आप अभी अवेयर हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है. इट्स एन ऑन गोइंग एक्टिविटी. दैट मीन्स मैं जब भी कोई इमोशन फील कर रहा हूं तो मैं उसके बारे में कंप्लीटली अवेयर हूं कि मैं इस मोमेंट पे ये पर्टिकुलर इमोशन फील कर रहा हूं. एंड बिकॉज इसकी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी वाला एस्पेक्ट है, इसलिए इसको अचीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट है. ओके. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे मोटिवेशंस क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूं इस मोमेंट पे, इट इज सो डिफिकल्ट. ओके. बिकॉज आप देखेंगे कि माइंड कंसिस्टेंटली ऑसिलेट करता रहता है. वो कभी पास्ट में जाता है, किसी मेमोरी को एक्सेस करता है, या फिर कभी फ्यूचर में चला जाता है एंड इट इज ट्राइंग टू गेस कि आगे क्या होने वाला है. ओके. और इसीलिए हम लोग सैडनेस और एंजाइटी के बीच में हमारा ऑसिलेशन ज्यादा होता है. इट इज सो कॉमन. जब मैं वर्किंग प्रोफेशनल से बात करता हूँ एंड स्पेशली इन 2 इमोशंस की हम बात करते हैं तो शायद ये सबसे 2 कॉमन इमोशंस हैं. मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल्स
उनके साथ में ये होता है कि वो पिछली मेमोरी में जाते हैं, उनको सैड फील होता है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उनको एंग्शियस फील होता है. ओके, एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट ये बहुत जरूरी है कि हम प्रेजेंट में रहें. सो हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस और प्रोटोकॉल शेयर करेंगे जब हम अपने प्रोटोकॉल वाले एपिसोड पे आएंगे. राइट, बट एज ऑफ नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सेल्फ अवेयरनेस फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप आता है सेल्फ रेगुलेशन. अब यहाँ पे हम अपने अंदर आई हुई फीलिंग को एनालाइज कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा ब्रेक अपार्ट कर रहे हैं. ओके, उसके रीजंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आने से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मेरी पर्सनालिटी में किस तरीके से उसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. सेकंड, इसको अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो उसको मैं किस तरीके से मेजर्ड तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं. थर्ड, किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन हो जिससे कि इससे किसी और को इंजरी ना हो. बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, इमोशंस जो होते हैं इट इज शेयर्ड अमंगस्ट ऑल ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो अगर हम अपने इमोशंस को लेके सेंसिटिव हैं, it is equally important that we are sensitive about the emotions of other people. Yeah, so इसके लिए उस एक्सप्रेशन से किसी को इंजरी ना हो, ये हम कैसे इंश्योर करें. इसमें कई बार ट्रैप्स होते हैं और सबसे कॉमन ट्रैप जो मैंने देखा है ये होता है कि हमको लगता है कि मैं ट्रूथफुल आदमी हूं या फिर मैं अपफ्रंट इंसान हूं. ओके, आप अपफ्रंट और ट्रूथफुल रह सकते हैं विदाउट इंजरिंग एनीवन. ओके, एंड ये ओनस हमारा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझे दैट अपफ्रंट होना, ऑनेस्ट होना, ट्रूथफुल होना हमको ये राइट नहीं देता कि हम ऐसे वर्ड्स को यूज करें जो शायद किसी को कोई इंजरी कर सकते हैं. ऑलराइट, और ये मेरा बोलने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम लोग बार बार ये एस्टैब्लिश करते हैं कि ह्यूमंस के लिए सोसाइटी इज वेरी क्रिटिकल, ह्यूमंस के लिए फैमिली इज वेरी क्रिटिकल एंड ह्यूमंस के लिए क्लोज रिलेशनशिप्स आर वेरी क्रिटिकल. ऑलराइट, सो अभी इसके बाद में हम जब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है और वो टॉपिक है सोशल अवेयरनेस. सोशल अवेयरनेस से मेरा मतलब है कि जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, जब आप किसी को देख रहे हो, तो आप कितना अच्छे तरीके से उनके इमोशंस को समझ पा रहे हो. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट. ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जब भी आप लोगों के साथ डील करते हो तो इमोशंस को रीड करने की पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी अमिगडाला की है. और अमिगडाला के बारे में हमको ये चीज पता है कि अमिगडाला यूजुअली अपने साथ एक्टिवेट करता है फियर, एंगर और एक्साइटमेंट. और क्योंकि ये तीन चीज सबसे पहले आ रही है, इसीलिए लोगों को ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. क्योंकि कंसिस्टेंटली हम कोई ना कोई तरीके से अपने आप को होने वाले हार्म को इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है. ओके, और क्योंकि हमारा प्री कंसीव्ड नोशन ही ये है, इसलिए लोगों को ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. और आज के सेशन में हम उस पर भी थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमको पता ही नहीं है कि ट्रस्ट किस बेसिस पे करना है. ओके, और हम बस उस मोमेंट पे डिसाइड करते हैं कि किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं करना है. कुछ मोमेंट्स पे हम राइट होते हैं, कुछ मोमेंट्स पे हम रॉन्ग होते हैं. बट द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस चैनल इज दैट हाउ टू गेन कॉन्शियस कंट्रोल. अगर हम इस मोमेंट पे कॉन्शियस कंट्रोल ला सकते हैं तो इन अ वे हम फ्यूचर पे भी कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं. दैट मीन्स अगर हमने अपने एक्शंस पे और थॉट्स पे कॉन्शियस कंट्रोल ले आए तो हमने रिजल्ट पे भी कॉन्शियस कंट्रोल ले लिया. राइट, सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि ट्रस्ट के की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं. ओके, एंड फाइनली जो लास्ट क्वाड्रेंट है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेरिन हम ये समझते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में रिलेशनशिप्स को किन चीजों का असर होता है और सेकेंडली उन चीजों को हम किस तरीके से बेटर कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हम बहुत ही फ्रूटफुल और डीप रिलेशनशिप्स एंजॉय कर सकें इस लाइफ में. ओके, एक बहुत ही अमेजिंग स्टडी हुई थी
और वो स्टडी का लिंक मैं शो नो कैप्शंस में आपको प्रोवाइड करूंगा। और वो स्टडी में ये प्रूव हुआ दैट भले ही आपके लाइफ में सक्सेस हो या ना हो, व्हाट इज क्रिटिकल फॉर अ हैप्पी लाइफ इज कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ में आपकी बहुत ही डीप लेवल पे प्लेजेंट रिलेशनशिप है, जिनको आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टडी है, एंड आई से एवरीवन शुड गो थ्रू दिस स्टडी। राइट, सो ये डैनियल गोलमैन का जो इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल है उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ओके, अब रिलेशनशिप्स में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है। ओके, सो अगर आप रिलेशनशिप को एक ट्री की तरह देखें तो ये 3 चीजें हैं, वो इसके रूट्स की तरह बिहेव करती है। राइट, तो ये 3 चीजें हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट। ट्रस्ट के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ट्रस्ट को एक चांस की तरह देखते हैं कि चलो ट्रस्ट करके देखते हैं। ओके, या फिर अगर हमारे एक्सपीरियंसेस खराब हैं तो फिर हम एक लाइफ का प्रिंसिपल बना लेते हैं विच इज एक्चुअली अ बिलीफ, और वो बिलीफ ये होता है कि आई विल नॉट ट्रस्ट एनीवन। ये दोनों भी एक्सट्रीम्स हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। ओके, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मेरे पास में कुछ मानक हो जिस बेसिस पे मैं डिसाइड करूं कि किसी को मुझे ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है। राइट, तो अभी हम उस पे डिस्कशन करेंगे। यस, सो सबसे पहले हमारे लिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसरी। ओके, इसका मतलब आपकी भले पर्सनल रिलेशनशिप हो, भले प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगेन यहाँ पे भी कई बार लोग ये मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं कि सर पर्सनल में तो समझ में आता है, बट व्हाई वी शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्लेजेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। इसका आंसर एक्चुअली बहुत सिंपल है कि हमारे वेकिंग आवर्स में अगर हम अज्यूम करें कि आप 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, दैट मीन्स 24 आवर्स में से आपके पास में 16 आवर्स बचे, योर वेकिंग आवर्स जिसको हम बोलते हैं। इन वेकिंग आवर्स में आप अपना मेजॉरिटी टाइम अपनी वर्क स्पेस में निकालते हो। आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे अपने कलीग्स के साथ में, अपने कस्टमर्स के साथ में डील करते हो। एंड अगर वहां पे हमारी रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं है जहां पे कि कुछ प्लेजेंटनेस नहीं है या फिर जहां पे कुछ एम्पथी नहीं है, then it will not just affect your quality of work, it will affect your quality of life. Okay, and please understand, हम वही इंडिविजुअल है जो घर से निकल रहा है, जो ऑफिस में जा रहा है, अपने वर्क स्पेस पे जा रहा है, जो अपने अपने साइट्स पे जा रहा है, वो सेम इंडिविजुअल है जो फिर से घर पे आ रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो स्विच। ऐसा नहीं है कि आप घर से निकलते कुछ और हो जाते, यू आर द सेम पर्सन। दैट मीन्स आपके घर पे जो चीज आपको इंपैक्ट कर रही है उसका कहीं ना कहीं कुछ असर ट्रिकल डाउन होगा आपके जॉब पे, और ऑन द जॉब जो भी आपके साथ में हो रहा है उसका कुछ ना कुछ असर जाएगा आपके साथ आपके घर पे। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स एट पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन द प्रोफेशनल लाइफ। ट्रस्ट के कुछ बेसिक टेस्ट्स हैं एंड यू शुड पुट एवरीवन थ्रू दीज टेस्ट्स। ओके, एंड इट इज वेरी क्रिटिकल कि आप अपने आप को भी इन टेस्ट के थ्रू गुजारें जिससे कि आपको पता चले कि आप खुद कितने ट्रस्टवर्दी हो। ऑलराइट, सबसे पहला जो टेस्ट है ट्रस्ट का, दैट इज ऑन कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर बेसिकली शोज आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, व्हाट आर द रूल्स जिसके ऊपर हम अपने लाइफ निकालते हैं। और ये क्लियरली साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट है कि जो लोग वैल्यूज को प्रैक्टिस करते हैं और उन वैल्यूज पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, दे आर रेस्पेक्टेड एंड दे आर ट्रस्टेड। ओके, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी को भी ट्रस्ट करने के लिए, जो सबसे पहला टेस्ट है, वो आपको ये चेक करना है कि वो लोग अपनी लाइफ में वैल्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो क्या वो 100% है कि नहीं है। बिकॉज कन्वीनियंस के साथ में वैल्यूज प्रैक्टिस करना इज वेरी इजी, ओके, बट दैट डजंट मेक यू एन इंडिविजुअल ऑफ वैल्यूज। ओके, तो सबसे पहला टेस्ट है कैरेक्टर।
सेकेंड टेस्ट इज कैपेबिलिटी, कि आप में क्षमता क्या है, आप कौन से काम कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट मैटर में किस लेवल तक एक्सपर्ट हो, आप अपने जॉब में किस लेवल तक मास्टर हो। ओके, ये सब चीजें मुझे बताएगी कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, और ये सब चीजें मुझे ये भी बताएगी कि मुझे किस हद तक आप पे ट्रस्ट करना है, किन चीजों के लिए मैं आप पे ट्रस्ट करूं। राइट। जो तीसरी चीज है वो है कमिटमेंट, जो ये बताता है कि आप जो बोल रहे हो वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास में कैपेबिलिटी है एंड इफ यू आर एन इंडिविजुअल ऑफ कैरेक्टर, लेकिन अगर आप में कमिटमेंट की प्रॉब्लम है तो आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो बोल रहे हैं हम वो करें। अब अगर मैं कुछ प्रॉमिस कर रहा हूं तो ये मेरा ओनस है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वही चीज प्रॉमिस करूं जो मैं 100% कर सकता हूं। राइट, ये तीसरा टेस्ट है टू ट्रस्ट एनीवन। एंड द लास्ट टेस्ट इज कंसिस्टेंसी। आप ये ऊपर बताई हुई तीनों चीजें कितना कंसिस्टेंटली करते जा रहे हो। जो आपको 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से जो लोग जानते हैं, वो लोग ये तीन चीज क्या आपके डे टू डे लाइफ में नोटिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो ये आपका ट्रस्ट वाला फैक्टर हो गया। ये 4 मेजर्स हैं, ये 4 टेस्ट हैं, इनके थ्रू आप लोगों को निकालिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं है। अब जो सेकेंड पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिलेशनशिप्स का, वो है कम्युनिकेशन। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट स्पेशली कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि आप अपने आप को कितना क्लियरली, कितना कंसाइजली और कितना क्रिस्पली अपने आप को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। दैट मीन्स अगर मैंने किसी को ये बताया कि राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस, तो मैं कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि व्हाट एम आई फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, एंगर की अलग अलग डिग्रीज हो सकती है, ठीक है। तो आई कैन बी पीव्ड, ओके, आई कैन बी वेरी वेरी एंग्री, ओके। तो ये जो अलग अलग डिग्रीज है और इनसे रिलेटेड अलग अलग वर्ड्स हैं, आप कितना जानते हो अपने इमोशंस को इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी। तो इसके लिए स्पेशली जब मैं स्कूल्स के साथ में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पे हम लोग कोई सेशन करते हैं, तो मैं उनको एक चीज बोलता हूं कि बच्चों की इमोशनल वोकैबुलरी पे काम करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ग्रोइंग अप अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा और मुश्किल होता जाता है। सो बहुत कम उम्र में बच्चों को जब हम इमोशनल वोकैबुलरी के बारे में बताते हैं, इमोशनल क्लासिफिकेशंस के बारे में बताते हैं, तो फिर वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और उनका एक्सप्रेशन बहुत क्रिटिकल है, बिकॉज एक ही क्लास है जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद बाय बर्थ बहुत कॉन्फिडेंट है, जो बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। शायद उनके घर पे उनको इस तरीके का माहौल मिल रहा है जहां पे वो बहुत कॉन्फिडेंट है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऑलमोस्ट नार्सिसिस्टिक, जिनके अंदर आपको पर्सनालिटी देखने मिलेगी, वेयर उनको ये लगता है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद इसका भी एक रीजन हो सकता है, या तो उनका नेचर है या उनको घर पे इस तरीके का माहौल मिल रहा है। सो आपके पास में वेराइटी है बच्चों की एक क्लास में, जस्ट लाइक हमारे पास में वेराइटी है अलग अलग लोगों की हमारी लाइफ में, ओके। और उन सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है, अपनी अपनी पर्सनालिटीज है। तो जब हम किसी के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशनशिप इस बेसिस पे बिल्ड होती है कि वो लोग कितना अच्छे से आपको जानते हैं। बिकॉज उनके जो परसेप्शन है, हर दिन वो परसेप्शन पे टेस्ट होता जा रहा है, ओके। दैट मीन्स अगर मैं आपको जानता हूं और आपके बारे में मेरा एक पर्टिकुलर परसेप्शन है, अब मैं आपसे आज इंटरेक्ट कर रहा हूं, इस मोमेंट पे भी मेरा जो परसेप्शन है ना, मैं उसको टेस्ट कर रहा हूं कि क्या आप सच में ऐसे हो, क्या आप कुछ और हो।
ऑलराइट। सो ये परसेप्शन के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इट इज परसेप्शन, इट इज नॉट ट्रूथ। ओके, और जब हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो ये परसेप्शंस की ही लेयर्स बनती रहती है, विच इज नॉट ट्रूथ। बिकॉज ऑफ दिस दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी वोकैबुलरी पे फोकस करें, अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर फोकस करें कि हम कितना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लिसनिंग का। एंड एक चीज हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में बोलते हैं कि हम सबके ना अपने मॉडल होते हैं वर्ल्ड के। ओके, हम सबको ऐसा लगता है कि दुनिया का ये डेफिनेशन है, ओके, कि वर्ल्ड इस तरीके से फंक्शन करता है। और बिकॉज मुझे लगता है कि वर्ल्ड ऐसे फंक्शन करता है, इसके लिए मेरा बिहेवियर एक तरीके से शेप होता है। ओके, और इसी तरीके से मेरा एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, आपका एक अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, और बार बार ये अलग अलग मॉडल्स में फ्रिक्शन होते रहते हैं। ठीक है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा मॉडल ऑफ द वर्ल्ड कुछ है, आपका 100% उससे कुछ अलग होने वाला है। और अगर आपका उससे अलग है तो मुझे आपसे आर्ग्यू नहीं करना है, मुझे क्यूरियोसिटी के साथ ये समझना है कि आपकी समझ क्या है दुनिया के बारे में। ओके, एट सम पॉइंट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट, जहां पे आपको पता चलेगा कि लिसनिंग की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ऑलराइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट हम लोग हर चीज रेसिप्रोकेट करते हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी को बड़े ध्यान से सुनते हो और उनको सुनने के पीछे आपका लक्ष्य ये है कि आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो लोग भी इस चीज को रेसिप्रोकेट करेंगे, और जब आप बोलेंगे तो वो लोग भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा करने से हम डिस्कशंस करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते। ओके, इनफैक्ट अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आपने एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस किया विद फुल क्यूरियोसिटी एंड नो जजमेंट, आप नोटिस करेंगे वो आर्ग्यूमेंट फिर से डिस्कशंस में परिवर्तित हो जाते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ नॉट टॉकिंग। ओके, और जो तीसरी चीज है, जो तीसरा स्तंभ है इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिलेशनशिप्स का, वो है एम्पैथी। अब एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एम्पैथी का मतलब होता है कि मैं वो चीज महसूस कर पा रहा हूं जो आप महसूस कर रहे हैं। ओके, वेरे सिंपैथी का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज महसूस कर रहे हैं उसके लिए आई एम सॉरी। ओके, तो अगर उसको हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो सपोज आप रोड पे ड्राइव करके जा रहे हैं और आप देखते हैं साइड में एक एक्सीडेंट हुआ हुआ। ओके, सिंपैथी ये बोलती है अरे बाप रे बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ठीक है, एम्पैथी ये बोलती है कि मैं वहां पर जाऊं और मैं उसकी हेल्प करूं। ओके, दिस इज द डिफरेंस। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिलेशनशिप में वेट करते हैं कि सामने वाला अगर एम्पैथी दिखाए तो मैं भी एम्पैथी दिखाऊं। ओके, और ये काफी सिमिलर है उस फार्मर के साथ जो मुझे ये बोलता है कि अरे अरुण, यहाँ पे तो ये सॉइल में कुछ होने ही नहीं वाला है, तो मैं इसमें बीज क्यों डालूं। ओके, बट द प्रॉब्लम इज कि जब तक आप बीज नहीं डालेंगे तब तक वहां पे कुछ होने भी नहीं वाला है। सो द सेम थिंग हैपेंस विद अस ओवर एंड ओवर अगेन। हम अपनी पूरी लाइफ में वेट करते रहते हैं कि कोई हमारे साथ एम्पैथाइज करे, एंड बिकॉज वी आर डूइंग दैट, और हम वेट करते हैं, इसके लिए कोई भी किसी के लिए एम्पैथाइज नहीं कर रहा है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल दैट वी स्टार्ट बाय एम्पैथाइजिंग विद पीपल एंड वी मेक इट अ हैबिट कि हम लोगों के साथ एम्पैथाइज करें। अब आप बोलेंगे कि एम्पैथाइज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, आप अपने कम्युनिकेशन में एम्पैथाइज करना सीखिए, जहां पे कि आप किसी को इस पॉइंट तक कंफर्टेबल करें वेयर दे आर ओपनली शेयरिंग विद यू। ओके, तो वो एक्टिव लिसनिंग से स्टार्ट होता है। सेकेंड चीज जो इसमें आती है वो है पैराफ्रेजिंग, कि अगर आपने मुझे कोई चीज बताई है तो मैं आपको वही सेंटेंस जो मुझे समझ में आया उसके साथ मैं रिपीट करूं। जब मैं ये करता हूं तो आपको ये समझ में आता है कि मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा हूं और मैं उसे समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरी क्षमता के हिसाब से मैं उसको समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जिस मोमेंट लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपने एक ऐसा जोन बनाया है सेफ्टी का
जहां पे कि रिलेशनशिप बेटर फॉस्टर हो सकती है, जहां पे रिलेशनशिप अच्छे से ग्रो हो सकती है, राइट? सो इन दिस एपिसोड वी अंडरस्टूड द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड देन हमने ये समझा कि कौन से 3 स्तंभ है जो कि रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग प्रोफेशनल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।